मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्वागत है आपका कार्यपत्रक 43 विज्ञान की इस कार्यपत्रक में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर और केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर भी है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और बच्चों, क्योंकि नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से, तो मैं हर बार की तरह आपको फिर से सूचित करना चाहता हूँ कि जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा फोकस आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि जो बेसिक बातें होती हैं किसी भी चैप्टर के बारे में वो पहले दिन ही बताई जाती हैं। जो बच्चे इन्हें मिस कर देते हैं उनको बाद में कुछ डिफ़िकल्टी फील ज़रूर होती हैं, तो आप यहाँ से बेसिक बातें भी सुनिए। चैप्टर वैसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको और आपके आगे भी काम आने वाला है। और अब हम बात करते हैं चैप्टर के नाम को लेकर, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। देखिए, तत्व आप जानते हैं तत्व क्या होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। उदाहरण हमारे पास में सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो उनके अंदर तत्व होते हैं या मिश्रण होते हैं या फिर यौगिक होते हैं। ये हमेशा उपस्थित होते हैं हमारे आसपास किसी न किसी रूप में। और चाहे देखिए, लोहे की कितनी बड़ी आपके पास में कोई वस्तु हो, लेकिन उसके अंदर लोहे के छोटे छोटे तत्व से मिलकर वो बनी हुई है। इसका मतलब तत्व उसके अंदर बहुत सारे हैं। अब हम बात करते हैं कि आवर्त का मतलब क्या होता है। आवर्त वर्गीकरण का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर। आवर्त का मतलब ये होता है कि हमने एक ऐसा वर्गीकरण करना है जिसके अंदर जो तत्व अपनी कुछ समान विशेषताएं रखते हैं उनकी आवर्ती होती रहे। तो अब पता लग जाता है कि जो वर्गीकरण हुआ है उसके अंदर अगर कोई तत्व एक ही बार कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ में आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ में रिलेशन है, कुछ उसके अंदर विशेषताएं उसकी मिलती जुलती होती हैं। तो हमें ये बात करनी है इसके बारे में। तो अभी तक हम अगर बात करें तो 118 तत्व हमें पता लग चुके हैं। इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। यानी कि 98 तत्व जो मिले हैं हमें प्राकृतिक मिले हैं। बाकी के जो 20 तत्व हैं वो हमने खुद बनाए हैं, लेबोरेटरी में बनाए हैं। तो अभी तक जो मिले हैं कुल मिलाकर वो कितने हो गए, 118। अब बात आती है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता हमेशा होती है बच्चों। जब भी कोई सामान होता है, मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त है, बच्चे खेल रहे हैं तो सब कुछ सामान इधर उधर फेंक दिया है। घर में मम्मी आती है, कोई बड़ा कोई भी घर में आता है तो उन सामान को फिर से जचा देता है। अगर बर्तन मान लीजिए कि कप एक साइड में रख दिए हैं, प्लेट एक साइड में रख दी है, कोई भी कपड़े हैं वो एक साइड में रख दिए हैं, तो क्या हुआ कि सारे सामान आपको पता है कि कहाँ पर मिलेंगे। तो हमारे लिए आसानी हो जाती है किसी भी चीज़ को उठाकर वहाँ से यूज करने के लिए। नहीं तो हम ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ पर हमारा पेन गया, कहाँ नोटबुक चली गई, कहाँ पे स्केल गया, कहाँ पेंसिल गई। हम सब कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमें मिल जाए और हमें पता हो कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, हमें किस काम के लिए चाहिए। इसी तरह हमें तत्वों की भी जरूरत पड़ी है कि उनका भी वर्गीकरण करें, तो अपनी आवश्यकता अनुसार हम कोई तत्व जो हमें चाहिए हम उसको वहाँ से ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी विशेषताएं पता लगा सकते हैं कि वो किस जगह पर आ रहा है, उसका वर्गीकरण कहाँ पर और किस वजह से हुआ है, किन विशेषताओं की वजह से हुआ है। तो ये सब हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा साइंटिफिकली आपको बता दिया जाता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखो, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, ताकि हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ सकें, उनका अध्ययन हो और उनका जो अध्ययन है उनको आसान बना ले, अपने लिए आसान बनाने के लिए हमने उनको वर्गीकृत किया। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया वो किस वजह को लेकर किया गया कि धातुएं कौन सी हैं और अधातुएं कौन सी हैं। लेकिन धातुएं तो बहुत सारी होती हैं, अधातुएं बहुत सारी होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु का गुण कैसा है। तो ये सब पता करने के लिए हमें क्या करना है कि उनको थोड़ा सा और वर्गीकरण की जरूरत पड़ी है। तो वो पहले सबसे पहले किसने स्टार्ट किया और कौन सा हम एक्सेप्ट करते हैं, कौन सा वर्गीकरण हम मानते हैं, ये सारी बातें आज इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणों के बारे में, गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गित करने के प्रयास किए गए। तो देखते हैं कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन जो एक पॉपुलर रहा उस समय पर वो था डोबेराइनर के त्रिक को लेकर। देखिए, सन 1817 में डोबेराइनर ने, एक जो जर्मन विशेषज्ञ थे, ने एक समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार, ध्यान रखना बच्चों, परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। डोबराइनर ने अपना एक फॉर्मूला बनाया वर्गीकरण करने का। उसने बोला कि बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार मैं उनको लगाऊंगा
तो हमारे पास में 3 तत्वों के समूह प्राप्त होंगे। क्योंकि 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं इसलिए उसने क्या बोला, उसको त्रिक बोला है। त्रिक का मतलब जो 3 तत्वों का समूह प्राप्त होता है, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। ये एक लाइन है, इसको समझने के लिए देखिए। उसने ये बोला कि अगर मान लीजिए आपके पास में 1, 2, 3 तत्व हैं, तो पहले और तीसरे तत्व का जितना भी परमाणु भार आएगा वो बीच वाले परमाणु भार का माध्य होगा। तो देख लेते हैं एक बार उसने क्या बनाया और उसका माध्य भार हुआ कि नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास त्रिक बना है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लेकर। तो उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला त्रिक, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23.0, 39.0 है। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत कितना आया भाई? 22.95, 22.95, जो कि लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है, तो लगभग 23 इसके बराबर ही होता है। तो इस तरह से डोबेराइनर ने सबसे पहले वर्गीकरण को स्टार्ट कर दिया। बच्चों ध्यान रहे आपको बिल्कुल एकदम से कि जो डोबेराइनर ने स्टार्ट किया वो किस वजह से किया था? परमाणु भार को लेकर, परमाणु भार के अनुसार, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार। और उसने एक बात बताई थी यहाँ पर, उसने बोला कि जो त्रिक के मध्य तत्व होगा, जो बीच में तत्व होगा, उसका परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होगा। यानी कि अन्य जो 2 तत्व है, यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम का उदाहरण देकर बताया गया है कि इनका जो भी औसत आएगा वो बीच वाले तत्वों के लगभग बराबर ही आएगा, उसके परमाणु भार के बराबर आएगा। और यहाँ पर 22.95 सोडियम के 23 परमाणु भार के लगभग बराबर है। बच्चों ध्यान रखना, डोबेराइनर ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल वैसा ही आएगा औसत, उसके आसपास आएगा, ये बोला गया है। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? एक जो साइंटिफिकली हमने माना है वो डोबेराइनर के त्रिक को माना है। उसके बाद में बात करते हैं, जो दूसरा आया हमारे पास में वो किसका आया? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड एक दूसरा जो व्यक्ति था जिसने ये स्टार्ट किया। न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, तो यहाँ पर भी कौन सा क्रम यूज किया? परमाणु भार को ही बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपने संगीत का अष्टक तो सुना होगा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा हम बोलते हैं, जब हम सा बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे हमने उसको रिपीट किया है, उसका हमने आवर्ती की है, तो इसलिए इसको आवर्ती वर्गीकरण बोलते हैं। तो जो न्यूलैंड ने बोला, उसने क्या बोला कि जो पहला तत्व आएगा यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन है, उसके बाद में जब हाइड्रोजन पहला है, दूसरा कौन सा है? लिथियम है, फिर बेरिलियम है तीसरा, चौथा बोरॉन है, फिर कार्बन है पांचवा, छठा नाइट्रोजन है, सातवां ऑक्सीजन है, आठवां क्या आ गया भाई? फ्लोरीन आ गया। तो उसने ये बोला कि पहला और 8वां जो तत्व होंगे यहाँ पर, उनके गुण आपस में मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान ही थे, ऐसा उसने बोला है। तो इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली है, एक तो ये कि बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था, दूसरा 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। तो ये बात ध्यान रखना है कि इसमें इस तरीके से किया गया है कि हर तत्व जब आपस में रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों के गुण आपस में मिलेंगे, आगे भी जो है उनके भी गुण आपस में मिलेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, इन सब के गुण आपस में मिलने वाले हैं। तो इस तरह से न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया है परमाणु भार के हिसाब से। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, तो वो सीमाएं हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कमियां निकली हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यह नियम केवल कैल्शियम धातु लागू होता है, यानी कि हल्के तत्वों तक लागू होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके, और जो कैल्शियम आता है यहाँ तक तो सही है कि उनके गुण कुछ मिलते जुलते हैं। हाइड्रोजन का अभी तक किसी को पता नहीं चला कि मिलते किसके साथ में है, लेकिन इसको रखना पड़ रहा है हमें सबसे पहले। लेकिन इसके बाद में कभी भी आपस में रिपीट होने के बाद में कोई किसी का गुण नहीं मिलता है, एक तो ये कमी थी इसकी। ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो प्रश्न आता है वो इसकी सीमाओं को लेकर ही आता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। पहला क्या था कि ये सभी तत्वों के ऊपर लागू नहीं होता है, सिर्फ कैल्शियम जैसे हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। दूसरा पॉइंट है,
नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते हैं। यानी कि जो बाद में देखिए, यहाँ पर तो सारे 118 तत्व तो है नहीं, कुछ ही तत्व तो लिए हैं उसने। यानी कि जब उसने ये वर्गीकरण किया वहाँ पर सारे तत्व नहीं थे, कुछ तत्व हो सकता है कि बाद में हमें पता चला हो, उनकी जो खोज हुई हो बाद में हुई हो। तो जब हमने बाद में न्यूलैंड के इस सारणी से मिलाकर देखा तो उनके तत्वों की समानता मिली नहीं, इसके अकॉर्डिंग वो सूट नहीं हो पाए। तो इसलिए नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते हैं, ये दूसरी खामी थी उसकी। और तीसरी तो बड़ी इंपॉर्टेंट खामी है उसकी, काफ़ी इसका नुकसान हुआ। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कोबाल्ट निकल एक साथ है, सेलेनियम और लैंथेनम भी एक साथ में हैं। इनके आपस में गुण नहीं मिलते हैं, अगर गुण मिलते तो इनका नाम अलग अलग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। नाम अलग हैं इसका मतलब विशेषताएं भी अलग हैं, और जब विशेषताएं अलग हैं तो एक जगह पे कैसे रख दिया उसने। तो ये भी उसकी एक बड़ी खामी थी न्यूलैंड की। अच्छा सा उसने एक वर्गीकरण करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ खामियां मिली और कुछ जगह वहाँ पर खाली भी छोड़ दी गई। पता ही नहीं था कि कोई तत्व यहाँ पर आएगा, और सिर्फ दो जगह खाली छोड़ी गई। यानी कि उसका मतलब ये था कि अगर कोई तत्व आए तो वो यहीं आएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे आएंगे, उनके गुण तो मिलाकर देखने हैं ना पहले हमें। तो जब गुण मिलेंगे तभी पता चलेगा कि वो कहाँ पर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे, ये बात यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है। तो ये न्यूलैंड के बारे में था। इसके बाद में हम बात करते हैं जो डोबरेनर की कुछ सीमाएं रह गई थी। डोबरेनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके। देखो, डोबरेनर ने क्या किया भाई, वहाँ पर सिर्फ 3 ही त्रिक बनाए थे, आपने देखे हैं यहाँ पर 3 त्रिक हैं। तो डोबरेनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। तो डोबरेनर भी फेल और उसके बाद में न्यूलैंड भी फेल हो गया था। तो लेकिन आज जो आपका ये टॉपिक है इसके अंदर सिर्फ दो के बारे में बताया है, और दोनों ही वर्गीकरण गलत साबित हो गए थे। इसका मतलब कोई नया वर्गीकरण आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में अभ्यास कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में है कि तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों जरूरत पड़ी। तो इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है, इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ से। देखिए, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के हेतु उनको वर्गीकृत किया गया, ये इसलिए जरूरत पड़ी थी हमें। तो एक लाइन ही लिख देनी है आपको, बड़ी आसान है इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा प्रश्न हमारे पास में है, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डोबरेनर के त्रिक को दर्शाते हैं। तो डोबरेनर के त्रिक में से आप कोई से भी 3 तत्व ले सकते हो, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, या फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई भी 3 आप लीजिए यहाँ से और उसका आंसर लिख दीजिए। इसके बाद में प्रश्न 3 पर चलते हैं। न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया था, ये सत्य है या असत्य है। तो भाई मुझे तो असत्य लग रहा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 ही तो तत्व दिख रहे हैं। देखिए बच्चों, इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, इसे अष्टक का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका मतलब अष्टक का मतलब तो 8 होता है। तो कहीं आप इस चक्कर में ना पड़ जाएं कि 8 तत्वों का क्षितिज एक पंक्ति है। पंक्ति तो 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर अष्टक का सिद्धांत क्यों कहा, क्योंकि उसने ये बोला था कि जो 8वां तत्व होगा वो पहले तत्व से मेल खाता है, इसलिए इसको अष्टक का सिद्धांत कहा गया था। पंक्तियाँ यहाँ पर कितनी हैं, साफ साफ 7 ही तो हैं। तो फिर जो प्रश्न में पूछा है कि पंक्ति 8 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, तो वो तो क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ये यहाँ पर होगा, 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति नहीं थी, वो 7 तत्वों की क्षितिज पंक्तियाँ थी। इसके बाद में न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखी हैं। हमारे पास 3-4 सीमाएं दे रखी है, तो हम यहाँ से कोई भी 2 सीमाएं लिख सकते हैं कि ये नियम केवल कुछ हल्के तत्वों तक ही लागू होता है, उसके बाद लागू नहीं होता है। नए तत्वों के बारे में इस सारणी से कोई भी मेल नहीं खाते हैं, और सारणी में कुछ तत्वों को इस तरह से रख दिया गया जिनके बीच में कोई समानता ही नहीं थी, उनको एक साथ रख दिया गया था, ये भी गलत था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोबरेनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। देखो, डोबरेनर ने क्या बोला था कि जो पहला तत्व है वो जो दूसरा तत्व है वो पहले और तीसरे तत्व के माध्य के बराबर उसका द्रव्यमान होता है। तो देखते हैं कि इनका द्रव्यमान दिया हुआ है सबका, तो आप ये निकाल के देखिए यहाँ से। देखिए, सोडियम है,
फिर सिलिकॉन है और क्लोरीन है। तो देखते हैं कि इनके बारे में कि ऐसा हुआ कि नहीं। देखिए सोडियम का जो दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास में सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, यहाँ सोडियम का 23 दिया गया है, सिलिकॉन का 28 दिया गया है और क्लोरीन का 35 दिया गया है। तो पहला सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है, दोनों को जोड़ देते हैं, 23 और 35 हमारे पास में हो गए 58, जिसका औसत बनता है हमारे पास में 29। इसके बाद में बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना है, सिलिकॉन का है हमारे पास में 28। तो लगभग बराबर आ रहा है, तो हम रख तो सकते हैं, लेकिन इनकी जो विशेषताएं हैं, क्योंकि सोडियम एक धातु है, सिलिकॉन अधातु है और क्लोरीन अधातु है, तो इसलिए इनकी जो विशेषताएं हैं वो आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती, इसलिए हम इसको नहीं रखते हैं, नहीं रख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम और फिर है कैल्शियम। तो बेरिलियम 9 है, इसके बाद में तीसरा देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कितने 40 है, तो 40 और 9 कितने हुए 49। 49 का आधा हमारे पास में हो जाता है 24.5। अब देखते हैं बीच वाले का जो माध्य होता है, यानी कि मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है 24, तो लगभग बराबर है। और ये सारे के सारे धातु भी हैं और काफ़ी इनकी विशेषताएं भी मिलती हैं, क्योंकि ये अभी भी आज तक भी जो एक हमारे पास कॉलम आता है उनमें एक ही कॉलम में आते हैं, तो इनके गुण मिलते हैं। तो हम इसको तो रख सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है उसको हम डोबेनेरे के त्रिक के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी विशेषताएं नहीं मिलती हैं। परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो फिर भी आसपास ही आता है। तो इस तरह से ये आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद में एक बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है बच्चों, इसका जरूर ध्यान रखना है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, कोरोना से बचें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ही आवश्यक हो। टेक केयर, बाय बाय।